किस्त नंबर 10 दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। जैसे उसने गेट खोला तो मैं उसे देख रहा था। इसने जबान निकालकर मुना चढ़ाया। मैंने गाड़ी अंदर की तो वो भी गेट बंद करके डिक्की के पास पहुंच आई। मैं भी गाड़ी से नीचे उतरा और डिक्की खोल दी। वो आगे हुई और झुककर डिक्की से सामान उठाने लगी। मैंने एक नजर इधर उधर देखा तो सामने कोई नहीं था। पीछे गेट बंद था। वो शापिर उठाते हुए बोली, मनहूस, खुद भी मरोगे, मुझे भी मरवाओगे, कुछ ख्याल करो, घर में सब होंगे। मैंने कहा, फिक्र न करो, सामने कोई नहीं है। अपना आप मुझसे छुड़ा लिया और मेरे सीने पर एक मका मारा और मुना चढ़ाते हुए अंदर भाग गई। मैं भी उसके इस तरह करने से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे अंदर चलता गया। मैं भी फरवा के पीछे पीछे घर में दाखिल हुआ तो वो अंदर सबको मिलकर बैठ चुकी थी। मैं भी कमरे में दाखिल हुआ और सबको सलाम करके बैठ गया। फरही के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उसने खुशी खुशी सबको उनकी चीजें निकाल कर दें। सबने चीजों की तारीफ की। ज्वेलरी वाला शापर उसके पास सूफे पर पड़ा था और इस पर अभी किसी की नजर नहीं पड़ी थी। मैं सूफे से उठा और फरवा के पास से वो शापर उठाया। फरवा ने मुझे देखा तो उसके चेहरे पर जरा परेशानी के तासरात आ गए। मैंने एक नजर उसे देखा और फिर शापिर लिए अबू के पास उनके कदमों में जा बैठा और उनके घुटनों पर हाथ रख दिए। अबू भी मेरे इस तरह करने से सीधे होकर बैठ गए। मैंने इम्मी की तरफ देखा और फिर अबू की तरफ देखते हुए कहा, अबू, मैं आपसे मुआफ़ी चाहता हूँ, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। वो जब मुझे सवालिया नज़रों से देख रहे थे, मैंने पीछे मुड़कर फरही की तरफ देखा। माहौल एकदम संजीदा हो गया था। हना भी परेशान होकर खड़ी थी। मैंने फरही को अपने पास आने का इशारा किया तो फरही उठकर मेरे पास आ गई। इसके चलने में भी झझक नुमायां थी। वो मेरे पास पहुंची तो मैंने शापिर से वो छोटा सा बाकिस निकाला और उसमें से चीन निकालकर अबू को दिखाई और फिर फरही का हाथ पकड़कर अंगूठी दिखाई और कहा, अबू, पहली बार आपसे कुछ पूछे बगैर मैंने ये फरही को लेकर दिए हैं। अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज मुझे माफ कर दें। और अपना सिर उनके घुटनों पर लगा दिया। अबू ने हल्की सी चपीट मेरे सर पर लगाई और बोले, मुझे तो डरा ही दिया था। और मेरा बाजू पकड़कर मुझे और फरही को खड़ा किया और एक तरफ से मुझे गले लगाया और दूसरे बाजू में फरही को और कहा, पागल इंसान, मुझे इस बात से जितनी खुशी हुई है तुम सोच भी नहीं सकते। उम्मी भी हंस पड़े। वो भी अपनी जगह से उठकर उन्हें और हुना को अपने बाजू में लेकर हमारे करीब आ गए। हुना के चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट थी। अम्मी ने भी चीन लेकर देखी और अंगूठी भी और खुशी का इजहार किया। अम्मी अबू को खुश देखकर मैंने फरवा को देखा तो उसके चेहरे पर भी इत्मीनान और मुस्कुराहट थी। अम्मी ने उससे कहा, चलो जाओ, ये चीजें रखो और हुना के साथ काम करो। अब फरवा ने चीजें उठाई और कमरे की तरफ बढ़ गई। मैं भी उठा और कपड़े तब्दील करने अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। अब छोटी छोटी बहुत बातें हैं। कहानी को गैर जरूरी बातों से बचाने के लिए मैं सिर्फ अहम बातें ही लिखूंगा। वो सारा कुछ लिखता रहा तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं कपड़े तब्दील करके नीचे आया और किचन की तरफ गया। किचन में दाखिल हुआ तो हुना सामने खड़ी खाना पका रही थी। इसने मुझे किचन में आते देखा तो तेजी से मेरी तरफ बढ़ी और मुझे गले लगाया। मैंने कहा, अरे, ये क्या हो गया है जानी? आज बहुत बेसब्री हो रही हो। उसने कहा, थिंकस, थिंकस, बहुत सारा थिंकस। मैंने भी जवाब दिया और कहा, अरे, किस बात का थिंकस? आपने फरवा को जो चीजें लेकर दी हैं तो बहुत अच्छा किया। मुझे बहुत खुशी हुई और आप ऐसे ही सब घर वालों का ख्याल रखना। मैंने भी मुस्कुराते हुए हुना को गले से लगा लिया, लेकिन जितनी तेजी से वो मेरे गले लगी थी इतनी ही जल्दी उसने मुझे धिका देकर अपना आप छुड़ाया और पीछे की तरफ इशारा करते हुए पीछे हट गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो फरवा किचन के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। हमें अलग होते देखकर बोली, अरे कोई बात नहीं, आप लोग जारी रखो, मैं गलत वक्त पर आ गई। वैसे किचन उन कामों के लिए तो नहीं होता। ये कहते हुए वो हंस पड़ी। हुन्ना का चेहरा भी शर्म से लाल हो गया और मैं भी चुप खड़ा रहा। फिर हुन्ना ने ही पहल की और उसे कहा, उधर आओ, अब सलाद काट दो, खाना तैयार ही है। तो हुन्ना थोड़ी झेंप गई थी और ये कहते हुए चौल्हे की तरफ मुड़ गई। मैंने फरवा की तरफ देखा
और उसे आंख मारते हुए कहा, कहते हैं कबाब में हड्डी, लेकिन तुम तो हड्डी के बगैर गोश्त से भरी हो। और आंखों से उसकी तरफ इशारा किया। फरवा ने मेरा इशारा देखा तो मुझे गुस्से से आंखें निकालते हुए आगे आई। वो मेरे करीब खड़ी होकर सलाद काटने लगी। उसके दूसरी तरफ थी। मैंने पीछे होकर उसको देखा और फिर ऊपर देखा। मैंने फरवा के ऊपर से हुना की तरफ झांका और हुना के मना के आगे से किचन में झांकते हुए पूछा, क्या पका रही हो? हुना ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, आलू गोश्त पका रही हूं। मैंने उसी तरह खड़े होकर कहा, हाँ, गोश्त भी बड़ी बगैर लग रहा है, ये तो बहुत ही मज़े का होगा। खिलाफ तवक्का फरवा बिल्कुल चुप आगे खड़ी थी। इसने कोई बात न की और सर झुकाए सलाद काटती रही। मैं जब पीछे हुआ तो मैंने एक नज़र देखा तो फरवा की तंग गांड में धंस चुकी थी और उसके चेहरे पर हल्का सा पसीना भी चमक रहा था। मेरी बात के जवाब में वो फरीज की तरफ मड़ते हुए बोली, मुझे यकीन है इस गोश्त में अगर एक भी बड़ी हुई वो आपके आगे ही जाएगी कि आपके नसीब में हड्डियां ही हड्डियां हैं। ये कहते हुए उसने हुना को देखा जो सामने देगच्ची की तरफ मुतवजा थी और मुझे देखकर अपने मुना पर हाथ फेरा और हाथ से इशारा किया कि मैं तुम्हें देख लूंगी। मैंने भी कहा, मुझे कोई फिक्र नहीं, मेरी बहन के नसीब में गोश्त ही गोश्त है, मैं तुम्हारे हुस्से से गोश्त ले लूंगा। साथ मैंने उसकी तरफ इशारा किया। हुना अपने काम में मसरूफ थी और उसके वहम व गुमान में भी न था कि हम में क्या इशाराबाजी चल रही है। अपने सीने की तरफ घूरते देखकर उसने अपने दोपटे को हल्के से ठीक करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो यूं लगा जैसे पजारों पर मेहरान कार का कोर चढ़ाने की कोशिश की जा रही हो। उसने मेरी तरफ देखकर मुना चढ़ाया तो जवाबन मैंने फ्लाइंग पपी करके उसकी तरफ भेजा तो उसने हाथ के झटके से मेरी पपी को दौड़ फेंकने का इशारा किया और बोली, आपका काम क्या है किचन में? चलें जाएं, अम्मी अबू के पास बैठें। हर वक्त मासी